Hello, welcome back guys to the another video on chapter not for profit organization of class 12. Guys, अभी तक इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 4 बन चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज पार्ट फिफ्थ है और आज हम क्लियर करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग. गाइस, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, लोग पता नहीं क्यों हार्ड बोलते हैं, समझ नहीं आता मुझे. ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको देखते हैं. गाइस, फिर से वहीं से स्टार्ट करूँगा मैं डोनेशन की बात से. ये बार बार डोनेशन आने का मतलब है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता ही डोनेशन से. ठीक है, तो अब डोनेशन, यहाँ पे डोनेशन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन. ठीक है, जनरल डोनेशन जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कहीं पर भी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, एज आ इनकम होती है मेरे लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है. ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक डोनेशन. तो स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि कोई भी स्पेसिफाइड फ़ंड. तो गाइस, इसमें क्या होता है, फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग. आप सबसे पहले यहाँ पे फ़ंड देख लो. फ़ंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू द सेपरेट फंड अकाउंट. मतलब जो फंड मेरे को मिला है वो फंड में कंडीशन स्पेसिफाइड है और मेरे को बता रखा है कि इस फंड को मेरे को एक पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए मिला है वहीं पर ही उसको यूज़ करना है. वो होता है स्पेसिफिक फंड. ठीक है, या स्पेसिफिक डोनेशन. सपोज़ मेरे को किसी ने डोनेशन दिया, साहब ये लो और इसकी बिल्डिंग बनवाओ. ये होता है स्पेसिफिक फ़ंड या स्पेसिफिक डोनेशन. या इसका टूर्नामेंट करवाओ. ठीक है, तो वो टूर्नामेंट फ़ंड नाम से आता है, बिल्डिंग फ़ंड नाम से आता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है. तो अब ऐसे जो स्पेसिफिक फ़ंड्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है. जनरल डोनेशन में तो कुछ नहीं था, हमने उठा के सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिख दिया था. स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट आता है बैलेंस शीट में. स्पेसिफिक डोनेशन. ठीक है, अब कोई पर्सन आता है, वो उसने मेरे को डोनेशन दिया था जो कि स्पेसिफिक डोनेशन था. तो उसमें क्या होता है, अब मेरे पास डोनेशन आ चुका, आगे चल के और जो पैसा आएगा, जो और डोनेशन आएगा, ठीक है, जो कि मेरे को उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पहले डोनेशन मिला था उसी से रिलेटेड जो भी जितना भी पैसा आएगा वो मैं उसी में ऐड करूँगा. और जो भी खर्चा होगा उसी चीज़ को, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, उसमें जो एक्सपेंस हो रहा है तो वो भी मैं उसी में से ही सब एडजस्ट करूँगा. जो मतलब मेरे पास फ़ंड आया था, बिल्डिंग फ़ंड, सपोज़ बिल्डिंग फ़ंड मेरे पास आया, बिल्डिंग फ़ंड आ गया, अब उसमें से जितना खर्चा आ रहा है सब उसी फ़ंड में से ही मैं करूँगा. जो भी और रिसीट आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है वो भी सब मैं उसी में ऐड करूँगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं इसको आगे पहले और थोड़ा सा देख लेते हैं. अकाउंट एंड आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जब मैं फ़ंड, मेरे पास स्पेसिफिक फ़ंड आया तो उसके लिए एक सेपरेट फ़ंड अकाउंट बनाऊंगा और उस सेपरेट फ़ंड अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैं ये जितना फ़ंड अमाउंट आया था उसको क्रेडिट साइड में शो करूँगा. ठीक है, और बाकी जो अमाउंट, उसी अमाउंट को मैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो करूँगा. बैलेंस शीट है, उसकी एक एसेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड उसी को शो करूँगा. इसको समझने के लिए थोड़ा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और एग्जांपल समझोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. चलिए इसको कर लेते हैं पहले. दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल देख लो पहले. यहाँ पे है टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपीज़, टूर्नामेंट एक्सपेंस 60,000, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000. अभी यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास ये स्पेसिफिक फंड है, टूर्नामेंट फंड है, तो इसके लिए एक सेपरेट फंड अकाउंट बनेगा, अभी बताया था. तो ठीक है, सेपरेट फंड अकाउंट बना देते हैं. टूर्नामेंट फंड अकाउंट बना दो इसमें. ये मैंने एक बना दिया. ठीक है, टूर्नामेंट फंड अकाउंट बना दिया. अब यहाँ पे लिखा था कि जितना टूर्नामेंट में जितना मेरे को फंड मिल रहा है वो एक सेपरेट फंड अकाउंट बनेगा और उसमें क्रेडिट साइड में मैं शो कराऊंगा जितना भी मेरे को फंड मिल रहा है. ये टूर्नामेंट फंड है, 2 लाख रुपीज़ मिला है, इसको क्रेडिट साइड में शो करा दो. ठीक है, यहाँ पे लिख दो बाय जितना भी टूर्नामेंट फंड. ठीक है, या फिर अगर नेक्स्ट ईयर का है जो बाय बैलेंस बीडी वगैरह लिख सकते हो. यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ मेरे को मिला. ठीक है साहब, 2 लाख रुपीज़ मिल गया. यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में बैलेंस शो करा दिया. ठीक है, अब मेरे को
इसी से रिलेटेड जितना पैसा साल भर मिलेगा, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना पैसा मिलता जाएगा वो सारा मैं क्रेडिट साइड लिखता जाऊंगा, एक्सपेंस होता जाएगा तो मैं डेबिट साइड लिखता जाऊंगा, उसके बाद इसको टोटल करूंगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस है जो कि 60,000 का हो रहा है। यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000 लिख दिया। अब आ रहा है रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट के लिए और पैसा मेरे पास आया और थोड़ा डोनेशन किसी ने दिया जो कि 80,000 का है, बाय रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, ठीक है 80,000, ठीक है। पैसा आता जा रहा है, यहाँ पे लिखते जाओ क्रेडिट साइड और उसके बाद एक्सपेंस होता जा रहा है डेबिट साइड लिखते जाओ। तो आप टोटल कर दो इसको, ये आ रहा है 2,80,000, यहाँ पर भी 2,80,000 लिख दो, ठीक है। अब इसको यहाँ ये टोटल साइड 60,000 आ रहा है, तो 2,80,000 में 60,000 मैच कर दो, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस CD, उसके बाद 2,20,000 अभी तक तुम्हारे पास अमाउंट बचा हुआ है। यानी कि जो अमाउंट तुम्हारे पास 2,20,000 का बचा हुआ है वो कोई तुम्हारा प्रॉफिट या फ़ायदा नहीं है, वो अभी भी उसी से रिलेटेड अमाउंट है जो कि आगे लायबिलिटी साइड में तुम बैलेंस शीट के शो कराओगे, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। इसीलिए सपोज़ अगर ऐसा होता है कि तुम्हारा एक्सपेंस हो जाता है ज़्यादा और जितना फंड आया था वो कम पड़ गया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, तो फिर आएगा तुम्हारा डेबिट बैलेंस। उस डेबिट बैलेंस में क्या करोगे, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया यानी कि तुमने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुमने अपनी जेब से कुछ खर्चा दे दिया भाई, ठीक है। तो वो जो डेबिट बैलेंस है उस डेबिट बैलेंस को शो कराओगे तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। इफ़ डेबिट बैलेंस then it will be shown on debit side of income and expenditure account। याद रखना ये चीज़, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, डेबिट बैलेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में या डेबिट साइड में, ठीक है सर। अब ये तो हो गया हमारा इजी सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा टफ ले लो और ये एग्जाम्पल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें समझ आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बैलेंस शीट इसके बाद मैं बताऊंगा, बहुत इजी है, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर फिनिश, ठीक है। चलिए सेकंड वाला कर लेते हैं अब। गाइस ये सेकंड लिस्ट में थोड़ा दिमाग लगा लो प्लीज़, ठीक है, आ जाओ। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6 लाख रुपीज़। अभी क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंड आया होगा सपोज मेरे पास, किसके लिए, पवेलियन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो पवेलियन में अभी तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो पवेलियन जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। जितना कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें कुछ पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कितना था, 6 लाख रुपये। यानी कि अभी आधा अधूरा पवेलियन बनाया है और अभी तक उसमें 6 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ो। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, मैंने अभी भी वही प्रोग्रेस में है, कंप्लीट हो नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज़ 8 लाख। मेरा जो एक अकाउंटिंग पीरियड है या एक ईयर है उसके स्टार्टिंग में मेरे पास जो पवेलियन फंड था वो 8 लाख रुपये था और उस 8 लाख में से 6 लाख रुपए पवेलियन के कंस्ट्रक्शन में चले गए, खर्च हो गए। पवेलियन अभी पूरा नहीं बना है। तो जिसने मुझे ये डोनेशन दिया उसको लगा कि भाई ऐसा है, जो 8 लाख रुपए हम लोगों ने दिए थे, 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, आगे अब कंस्ट्रक्शन भी रोकना पड़ जाएगा अगर पैसा नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, आगे ड्यूरिंग द डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2018, उन्होंने और कुछ महीनों बाद 15 सितंबर 2018 को 10 लाख रुपए और दे दिए। 8 लाख रुपए स्टार्टिंग में मेरे पास था, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए थे, 6 लाख रुपए खर्च हो गए पवेलियन बनाने में, पूरा बन नहीं पाया, तो उन्होंने क्या किया और मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए।
अब मेरे पास उन लोगों के यहाँ से टोटल 18 लाख रुपए आ चुके हैं, जिनमें से 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं पवेलियन के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है सर। आगे कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018 वॉज 20 लाख रुपीज़। कैपिटल फंड जो था वो मेरे अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में मेरे पास था 20 लाख रुपीज़। तो आओ इसको आप कैसे करते हैं इसको ट्रीट, इसका जितना भी जो ट्रीटमेंट होगा वो बैलेंस शीट में ही तुम्हें शो कराना है। ठीक है, तो एक बैलेंस शीट ही बना लो। ये एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। ठीक है, क्या करना है तुमको, सबसे पहले लिखोगे कि स्पेसिफिक फंड है, तो नहीं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल फंड। देखो यहाँ पे कैपिटल फंड जो तुम्हारा नॉर्मल बैलेंस शीट में कैपिटल होता था, यहाँ पे कैपिटल फंड बोलते हैं, या जनरल फंड भी नाम से आ सकता है, या फिर कॉर्पस फंड नाम से भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना। तो कैपिटल फंड लिख लो यहाँ पे, कैपिटल फंड। टोटल कैपिटल फंड हमारे पास था स्टार्टिंग में 20 लाख रुपीज़। ठीक है, 20 लाख रुपीज़। ठीक है सर। अब यहाँ पर हमारे पास 20 लाख रुपीज़ कैपिटल फंड था। उसके बाद जो पवेलियन बनाने के लिए जो फंड आया था मेरे पास, वो स्टार्टिंग में कितना था, यहाँ पे लिखो पवेलियन फंड। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था, 8 लाख रुपीज़, 8 लाख। ठीक है सर। अभी यहाँ पर ऐड करोगे, और मेरे को 8 लाख रुपए पहले थे, और मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए कुछ महीनों बाद 15 सितंबर 2018 को, और 10 लाख रुपए दे दिए। तो यहाँ पर लिखोगे डोनेशन फॉर पवेलियन फंड ऑन रिसीव्ड ऑन इतना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ओके सर। ये हो गए टोटल 18 लाख। ठीक है, यहां पर ऐड कर दो इसको। अब तुमको ये देखना है, एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक फंड आ रहा है, इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में टूर्नामेंट फंड था, जो जहाँ पर जो मैंने टूर्नामेंट करवाया और वहाँ पे सारा का सारा मेरा एक्सपेंस ही हुआ। ठीक है, कोई भी एसेट नहीं बना। एसेट नहीं बना का क्या मतलब है, एसेट नहीं बना का मतलब यहाँ पर एक मेरे पास पवेलियन बनाने के लिए फ़ंड आया, मैंने उसका पवेलियन बनवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो एक एसेट तैयार हो रहा है मेरे लिए। अगर बिल्डिंग फंड होता, मैं बिल्डिंग बनवाता, वो एक एसेट तैयार होता। ठीक है, अगर स्विमिंग पूल फंड होता तो स्विमिंग पूल बनवाता, तो वो एक एसेट तैयार होता। इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में टूर्नामेंट फंड था, जो कि कोई एसेट नहीं, वहाँ पे तो कराया टूर्नामेंट, ठीक है, एक्सपेंस, ठीक है, हो गया ख़त्म, काम ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर अब पवेलियन बन के तैयार हो रहा है, यानी कि एक एसेट बन के तैयार हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, और उस में एसेट में अभी तक 6 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है। तो यहाँ बैलेंस शीट में मैं एसेट साइड में 6 लाख रुपए दिखाऊंगा, क्योंकि वही एक एसेट बन के तैयार हो रहा है, जो कि मेरे को आगे भी फ़ायदा उससे मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे पवेलियन इन प्रोग्रेस लिखो या अंडर कंस्ट्रक्शन लिखो। कितने, 6 लाख रुपीस। ठीक है सर, 6 लाख रुपए अभी तक लग गए, एसेट बन के तैयार हो रहा है, अभी तक 6 लाख रुपए लगे, इसलिए मैंने एसेट साइड में लिख दिया। ठीक है, अभी ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये मैंने किस में से दिए थे, मैंने पवेलियन फंड में से 6 लाख रुपए निकाल के दिए थे। ठीक है, तो इसमें से मैं लेस करूंगा फिर इतना अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेस करो, यहाँ पे लिखोगे या तो एक्सपेंस ऑन कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑन पवेलियन लिख सकते हो, एक्सपेंस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कितना, 6 लाख रुपीस।
ठीक है सर। अब इसका जो बैलेंस तुम्हारे पास बचा, और तो कोई बात नहीं हो रही ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे लिखोगे, 18 लाख में से 6 लाख गए तो 12 लाख सर बचे, ठीक है। ₹12 लाख बच गए सब, ठीक। अब एक चीज़ और तुम्हें याद रखनी है कि ये जो एसेट बनके तैयार हुआ था मेरा पवेलियन वाला, वो 6 लाख रुपए अभी तक उसमें लगे थे। और ये इसका एक चीज़ और करूँगा मैं, अगर ऐसा ही छोड़ दोगे तो साहब टोटल तुम्हारा कोई मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 लाख रुपए हैं, अब इसको कैपिटल फंड में भी ऐड करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक एसेट बनके तैयार हो चुका है, वो तुम्हें आगे भी फ़ायदा पहुंचाएगा। इसीलिए उसको एक कैपिटल एज अ कैपिटल भी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब तुम एसेट बना रहे हो, ठीक है। तो एसेट बनके तैयार हो रहा है, तो वो ये जो 6 लाख रुपए यहाँ पे तुम ऐड करोगे, इसको कैपिटल फंड में भी ऐड होगा ये, ठीक है साहब। ये हो गया 26 लाख, ठीक है। अब इसको तुम टोटल कर दोगे, बाकी आइटम्स भी तुम्हारे आएंगे, तब जाके तुम्हारी बैलेंस शीट टोटल आएगी, ठीक है। तभी जाके बैलेंस शीट इक्वल आएगी, सॉरी। अब इतना इस तरीके का तुम्हें ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। ये होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बस इतना इजी था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट भी बहुत था, तो इसी तरीके से इसको कर लेंगे। अब इसके बाद वीडियोस बनाता हूँ बैलेंस शीट पे, और उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो बस ख़त्म, ठीक है। उसके बाद चैप्टर ख़त्म, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फर्दर चैप्टर्स हम लेंगे और उन सबके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।